ऑनवर्ड जो है हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ये है, कंसीडर द गिवन एल्गोरिज्म एक दिया हुआ है और इसमें नॉर्मली एल्गोरिज्म ये होता है कि उसमें वैल्यूज़ कुछ दी हुई थी वेरिएबल्स की और एट द एंड जो है वो किसी ख़ास वेरिएबल की वैल्यू जो कहते हैं जी फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टेप 1 जो है स्टार्ट करें, उसको लिखा हुआ है A7 B5 है। स्टेप 2 पे फिर उसके बाद लिखा है जी इफ़ A रिमाइंडर 2 इक्वल टू 1, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। इसका मतलब ए में जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करें जो उसका रिमाइंडर आए। अब ए में वैल्यू है 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, तो 1 बच गया। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 इसका मतलब कंडीशन होगी ट्रू। ठीक है, ट्रू होने की सूरत में देन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो देन के स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ए इक्वल टू ए इंटू बी, यानी ए में आपने वैल्यू रखनी है ए और बी को मल्टीप्लाई करने से। तो ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 5, तो 7 5 ज़ा 35। अब ए में जो है 35 स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि एक और विंडो खोल लेते हैं ताकि साइड बाई साइड जो है वो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। यहाँ पे अब ए की वैल्यू जो है वो आ गई है 35 मेरे पास। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप जो है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 10, अब ए जो है उसमें 35 है तो ए ग्रेटर दैन 10 है। यहाँ पे कंडीशन फिर ट्रू हो गई है। देन बी इक्वल टू ए माइनस बी रिमाइंडर 5, तो इसमें बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बी सॉरी यहाँ पे लिखना है बी इक्वल टू ए माइनस बी और रिमाइंडर 5। ठीक है जी, ये तो इसको इसका इसका क्या आउटपुट क्या आएगी कि ए की वैल्यू तो है हमारे पास वो है 35 मैंने लिख दी। उसके बाद माइनस बी रिमाइंडर 5, बी में वैल्यू क्या है, बी में था हमारे पास 5, तो 5 रिमाइंडर 5 का मतलब क्या, 5 को 5 से डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर लो। 5 1 ज़ा 5 और बाकी बच गया 0, तो इसका मतलब 0 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। अब इसका मतलब है कि बी की वैल्यू जो है वो जो आखिरकार आई है वो 35 आई है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 5 पे आए थे, सी इक्वल टू बी माइनस 20 इंटू 1। तो यहाँ पे अगला स्टेप कर लेते हैं कि जी सी इक्वल टू बी की वैल्यू है 35 माइनस 20 इंटू 1 का मतलब है कि 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20। तो अब सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 में से 20 गए तो फिर यहाँ पे आ गया 15। तो सी की वैल्यू जो है आउटपुट ऑफ सी जो है वो आपने बतानी थी। यहाँ पे आपने बता दी कि सी की वैल्यू 15 आ चुकी है और यहाँ पे एल्गोरिथम आपका स्टॉप हो चुका है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बी ऑप्शन ये दुरुस्त है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसको मैं अरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी एक एल्गोरिथम है और इसको भी हमने उसी तरीके से वैल्यूज़ जो हैं हमने देखनी है कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की 2 है और सी की 14 है। पहला स्टेप पे हमें ये पता चल गया, पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद दूसरे स्टेप पे ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो गई। उसके बाद वाई की वैल्यू जो एक्स इंटू वाई है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो अल्टीमेटली वाई की वैल्यू जो है वो आएगी एक्स इंटू वाई, तो एक्स 4 है वाई 2 है, तो इसका मतलब 8 आ गया। 4 2 ज़ा 8, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास 8 आ गई वाई की। ठीक है, उसके बाद डी हमने फाइंड आउट करना है, डी इक्वल टू सी माइनस वाई प्लस एक्स। अब ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सिंपल मैथ है। इसमें आपको पता है कि जो इनर ब्रैकेट होती है, सबसे पहले ब्रैकेट हम उसको सॉल्व करते हैं, ये प्रेसिडेंस है। तो इस लिहाज से वाई प्लस एक्स हम देखेंगे, वाई प्लस एक्स क्या बनता है। वाई में 2 है, सॉरी वाई में जो है वाई हमने यहाँ पे अपडेट किया है, वाई ये पुराने वाला 2 नहीं है, अब वाई है हमारे पास 8। तो वाई प्लस एक्स का मतलब है 8 प्लस एक्स में है हमारे पास 4, तो ये आ गया 12। 12 के साथ माइनस लग गया और सी में है 14, 14 माइनस 12, तो यहाँ पे आ गया डी की वैल्यू आ गई 14 माइनस 12 यानी 2 आ गई, सिंपल।
ठीक है जी। उसके बाद कंडीशन एक और लग गई यहाँ पे, इफ़ डी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, अगर डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है तो डी में 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास, इसका मतलब कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू की सूरत में आपने क्या करना है, कहता है ये गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे चले जाएँ, ये इस पे के ऊपर चले जाएँ, ठीक है, स्टेप पे। अब इस स्टेप पे आपने क्या करना है, वाई में वैल्यू पड़ी हुई है 8 और एक्स इंटू वाई करना है, तो एक्स की वैल्यू जो है 4 है और 8 इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो y की वैल्यू हमारे पास अब आ जाएगी बेसिकली 32, ठीक है जी, 32 वैल्यू आ गई। अब आगे जाके हम इसको मज़ीद ये वाला पार्ट करते हैं, d इक्वल टू सी माइनस वाई प्लस एक्स, तो d यहाँ पे लिखते हैं, मैं स्टेप वाइज लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। c में वैल्यू है 14, पहले पुट कर दी 14 वैल्यू, उसके बाद माइनस लगाया और उसके बाद हमने y प्लस एक्स किया, y की वैल्यू हमारे पास 32 है और प्लस x की वैल्यू हमारे पास 4 है, राइट। तो ये देखें यहाँ पे 4 वैल्यू, राइट। तो ये अब कितना हो गया, ये आपके पास आ गया जी 36, ठीक है। तो ये बेसिकली आया -36, तो ये डी आ गया जी बेसिकली 14 माइनस 36। ये बिल्कुल मैं इजी स्टेप से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस तरह मतलब पता चल जाए कि किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। बहुत आसान है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो जल्दी से आप पेपर में चूँकि थोड़ा टाइम थोड़ा शॉर्ट ही होता है, इस किस्म के क्वेश्चन जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं बाज़ बात, तो इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल मैथ होता है, लेकिन बहरहाल तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 में से 14 निकाला, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो है -22, ठीक है जी। अब ये यहाँ तक सॉल्व हो गया काम, ठीक है। अब अगला स्टेप है ये वाला, अब फिर उसने कंडीशन चेक की, d इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे आप देखें कि -22 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे ये फॉल्स हो गई है कंडीशन, क्योंकि ये -22 जो है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 22 नहीं है, राइट। फॉल्स होने की सूरत में अब ये देन गो टू स्टेप 3, ये वाला जो स्टेप है देन वाला ये स्किप हो जाएगा, यानी कि इसको परफॉर्म नहीं करेगा। अब अगली स्टेटमेंट जो है स्टेप 6 ये वाली एग्जीक्यूट होगी, तो उसमें है d इक्वल टू डी इंटू -2। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है, d इक्वल टू डी इंटू -2, ये वाली सॉल्व करनी है। तो वेरी सिंपल, वैल्यूज़ हम रख देंगे यहाँ पे d हमारे पास आ जाएगा ऐसे, d की वैल्यू हमारे पास आई है -22, तो -22 इधर मैं रख दूँगा, -22 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -2 से। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे 12 है, 20 है, 44 माइनस, तो ये सी ऑप्शन जो है ये आपका ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने करते जाना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 भी एल्गोरिदम का क्वेश्चन है। तो जो अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट जो है एल्गोरिदम में थोड़े परेशान हो जाते हैं, हालांकि ये भी बहुत आसान चीज़ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको प्रैक्टिस कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई क्वेश्चन वहाँ पे गलत होगा। तो 13 क्वेश्चन देख लेते हैं जी। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एल्गोरिदम और यहाँ पे टी की वैल्यू सिर्फ दी है, टी इक्वल टू 10, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। वैसे मैं आपको सिर्फ ये इसलिए सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए और आपको पता चले कि ये आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद हमने फिर एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ टी रिमाइंडर ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, टी में जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करने से जो भी उसका रिमाइंडर आता है अगर वो 0 के बराबर है तो देन ये वाला काम करो। तो अब देख लेते हैं, टी में है 10 डिवाइड बाई 2,
तो ये आ गया 2 5 या 10, तो बाकी बच गया 0, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये वाला काम अब होगा t इक्वल टू टी प्लस 5। तो t में वैल्यू है 10 और उसमें हमने 5 वैल्यू ऐड कर देनी है और उसको t में फिर दोबारा स्टोर कर देना। तो t की बेसिकली आप वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू जो है अब होगी है 15। समझ आ गई बात की। उसके बाद अगला स्टेप हम देखते हैं, स्टेप 4, इफ़ टी रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0। अब टी में वैल्यू हमारे पास अपडेटेड जो वैल्यू है वह है 15। 15 को 3 से डिवाइड करना है, 3 5 या 15, और इसका रिमाइंडर भी 0 ही आ गया। 0 इक्वल टू 0, कंडीशन फिर ट्रू होगी। ट्रू होने की सूरत में टी इक्वल टू टी प्लस 6 कर दिया, तो टी में वैल्यू है 15 और अब उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 6, ये आ गया 21। ठीक है जी, 21 वैल्यू आ गई टी की, राइट। उसके बाद हमारे पास आगे हमने ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट, ये स्टेप एग्जीक्यूट करना है। इफ़ टी इक्वल टू 21, अब ये भी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि टी की वैल्यू अब 21 बन गई थी, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने की सूरत में फिर ये वाला काम जो है ये अपने परफॉर्म करना है, टी इक्वल टू टी प्लस 6। तो अब आप देखेंगे टी में अगर 6 ऐड किए जाए तो उसकी वैल्यू बन जाती है 27। 21 में 6 ऐड करें तो 27 वैल्यू बनती है। तो आगे स्टेप 6 में आउटपुट ऑफ टी दिखानी है हमने, जो कि 27 है। तो हम देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास 27 बी है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अगला क्वेश्चन भी एल्गोरिज्म का है, इसका मतलब है कि 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे एल्गोरिज्म के उसने दे दिए हैं। तो प्री बोर्ड में जो भी हो, अगर नहीं भी एल्गोरिज्म के इतने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये है कि बोर्ड के लिहाज से आपको तैयारी करनी चाहिए। बोर्ड के लिहाज से आपको तो चल गया कि 4 कम से कम क्वेश्चन जो हैं एल्गोरिज्म के आएंगे, तो ये 4 नंबर आपके ये ठीक होने चाहिए। ठीक है, मज़ीद भी ठीक होने चाहिए सारे, तो लेकिन ये एल्गोरिज्म से घबराना नहीं है। मैं बहुत आप कोशिश कर रहा हूँ कि ये आसानी से आपको बताऊँ। कंसीडर द गिवन एल्गोरिज्म। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया आपने और m इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 5 है। तो मैं वैल्यू पहले लिख लेता हूँ ऐसे, m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 5। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है जी कि वाइल, ये वाइल का लूप है। ठीक है, वाइल n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, क्योंकि n की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ये होगी कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में वो कहता है कि m में m प्लस n कर दो, m प्लस n कर दो। m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 5, यानी m प्लस n हो गया 7। 7 की वैल्यू m में डाल दो। अब m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी 7। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जी ये काम करो, साथ ये वाला काम भी करो कि n में n माइनस 2 कर दो। तो n की वैल्यू थी 5। ठीक है जी, 5 में से 2 गया तो बाकी आ गया 3, तो n की वैल्यू अब होगी 3 बेसिकली। ठीक है जी, आगे चलते जी। अब आगे आपने करना जी, इफ़ n इज़ लेस दैन 13, अगर n लेस दैन 13 है, 3 जो है लेस दैन 13 है ना, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू की सूरत में m इक्वल टू m प्लस 1 करना है, तो m की वैल्यू अब क्या होगी, m में पहले पड़ा हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 प्लस 1 यानी कि 8 वैल्यू होगी। ठीक है जी, अब उसने दोबारा लूप जो है हम चलाएंगे और n की वैल्यू देखेंगे कि अब n की वैल्यू क्या है। n हमारे पास अपडेटेड n जो था वो था 3। ठीक है, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन हो गई ट्रू। अब आगे हमने मज़ीद क्या करना है, जो वैल्यू आएगी m इक्वल टू m प्लस n, तो m इक्वल टू वाइल m इक्वल टू m प्लस n, तो अब m में वैल्यू है बेसिकली 7 और प्लस n, तो n में वैल्यू है 3, तो m में आ जाएगा 10। ठीक है जी, 10 होगी वैल्यू। ठीक है, और मज़ीद क्या हुआ, मज़ीद ये हुआ
कि n इक्वल टू n माइनस टू, तो n में वैल्यू थी 3, तो n की वैल्यू 3 माइनस टू इक्वल टू 1, तो n जो है n हो गया 1। ठीक है, अब ये नई वैल्यूज़ ये हैं बेसिकली, इनको बेशक आप हाईलाइट कर लें, ये वैल्यूज़ नई वाली हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ नई वाली m और n की वैल्यूज़। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, आपने लिखा यहाँ पे ये कंडीशन चेक की, इफ़ n इज़ लेस दैन 13। अब 1 जो है वो लेस दैन 13 है, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ओके होगी। m इक्वल टू m प्लस 1, m में वैल्यू 10 है, तो m में अब वैल्यू एक और बढ़ा देनी है, m इक्वल टू होगी 11। ठीक है जी, 11 हो। अब दोबारा से उसने कंडीशन चेक की कि वाइल n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है या नहीं है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, कंडीशन फिर ट्रू हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब उस सूरत में फिर m इक्वल टू m प्लस n की है, तो m की वैल्यू जो है वो अब क्या वैल्यू आएगी, m इक्वल टू m प्लस 1, तो m है 11, n है 1, तो ये आ गई 12। ठीक है, m 12 आ गई। उसके बाद n जो है n इक्वल टू आ गई n माइनस टू, तो n की वैल्यू 1 थी, 1 माइनस टू हो गया, 1 माइनस टू, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी, n की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब दोबारा आप ये करें कि इफ़ n इज़ लेस दैन 13, n लेस दैन 13 है, ओके, m इक्वल टू m प्लस 1, तो m में एक और इजाफा कर दें, यहाँ पे वैल्यू उसकी एक और बढ़ जाएगी। उसके बाद दोबारा लूप चलाएंगे, तो अब n की वैल्यू यहाँ पे चेक होगी, -1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये कंडीशन जो है ये यहाँ पे फॉल्स होगी। ठीक है, फॉल्स होने की सूरत में अब जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो लास्ट वैल्यू जो m की थी वो थी 12, तो इसका मतलब है कि हमारी आउटपुट जो है उसमें 12 आना चाहिए। यहाँ पे आंसर देखते हैं इसमें 12 है या नहीं, तो 10, 11 और 12, ये सी ऑप्शन जो है इसका ये दुरुस्त ऑप्शन। ठीक हो गया, राइट। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रेज कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। A list of integers z equal to 8, 3, 5, 11 is being stored using insertion sort. What will be the state of the list after performing the second insertion? वो कहता है जी कि सेकंड इंसर्शन के बाद क्या पोजीशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंसर्शन सॉर्ट जो है होती क्या है, बेसिकली दो आइटम हम कंपेयर करते हैं आपस में, और जो छोटा होता है वो पीछे लेफ़्ट को मूव हो जाता है, और जो बड़ा होता है वो राइट को मूव हो जाता है। तो सबसे पहले ही जो आइट्रेशन या होगी पहला स्टेप में या पहली आइट्रेशन में 8 और 3 को कंपेयर करेंगे हम, तो 3 जो है वो 8 से पहले चला जाएगा, 8 बाद में आ जाएगा, पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसकी सूरत हाल बन गई 3 और 8 और 5। अब 8 और 5 को कंपेयर करेंगे दूसरे स्टेप पे, तो 5 जो है 8 से पहले आ जाएगा, तो यानी 3, 5 और 8 आ जाएंगे, और उसके बाद 1। तो उसने कहा था कि सेकंड आइट्रेशन के ऊपर वैल्यू क्या होगी, तो सेकंड आइट्रेशन के ऊपर ये पहली वाली वैल्यू 3, 5, 8 और 1। आगे अगर इसको आगे परफॉर्म करेंगे तो आगे भी वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इसने क्वेश्चन दिया है उसके मुताबिक ये वाला आंसर इसका बनता है, पहला ऑप्शन यानी दुरुस्त ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स अ फॉलोइंग एल्गोरिथम टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ लिस्ट यूजिंग लीनियर सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च में होता क्या है कि शुरू से लेके आखिर तक आप सर्च करते हैं आइटम, पहला आइटम सर्च करेंगे उसके बराबर है कि नहीं, जो सर्च कर लेना अपनी आइटम वो पहले से शुरू हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 4 को मैंने सर्च करना है, तो मैं देखूँगा कि 12 4 के बराबर है नहीं है, फिर 17, फिर 5, फिर 9, फिर 4, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें
मैंने सेट ए इक्वल टू ये आइटम्स ले लिए मैंने 12, 17, 5, 9, 4। उसके बाद वो क्या कहता है जी कि सेट टारगेट इक्वल टू 9, इफ़ एलिमेंट इक्वल टू टारगेट प्रिंट फाउंड, ठीक है, ब्रेक कर दो। तो इसमें कहता है ड्यूरिंग द सर्च फॉर द वैल्यू 9 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए विच एलिमेंट्स विल बी कंपेयर्ड यूजिंग द लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में ये वाला आइटम होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा और फिर ये वाला होगा। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कितने आइटम हो गए ये लीनियर सर्च में 9 पे जाके फाउंड हो गए। तो यहाँ पे ये इतने आइटम जो हैं ये कंपेयर किए जाएंगे 12, 17, 5 और 9। तो यहाँ पे 9 पे जाके आइटम जो है वो इसको मिल जाएगा, ठीक है जी। ये यानी बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं जी कि the main feature of object-oriented programming that differentiate it from other types of languages is to control memory directly using commands। ये गलत है, इसमें कोई ऐसा सूरत हाल नहीं होती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे आपको पता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात होती है। क्लासेस बेसिकली एज ए ब्लूप्रिंट होती हैं, जैसे एक घर का एक मॉडल आप बनाते हैं तो ये क्लास है, लेकिन जब आप एक्चुअली एक घर बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर बात होती है और ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फंक्शंस होती हैं। अब क्लास की या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खासियत ये है कि क्लास जो आपका डेटा और फंक्शंस हैं वो एक जगह पे इकट्ठे कर दिए जाते हैं। डेटा और फंक्शंस को यानी डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को इकट्ठे एक जगह पे कर दिया जाता है। तो देखते हैं ब्रेक प्रॉब्लम इनटू लिस्ट ऑफ स्टेप्स यूजिंग फंक्शन, ये भी गलत है। कंबाइन डेटा एंड रिलेटेड एक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, तो ये वाला ऑप्शन जो है अभी तक मुझे दुरुस्त नज़र आया। मज़ीद इसको भी देख लेते हैं। राइट कोड डेट रन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी ठीक नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डिबगिंग कोड इज़ डैट। क्या है उसका डिबग करने का, उसका क्या फ़ायदा क्या है इसके लिए, ठीक है जी। तो डिबगिंग फीचर होता क्या है, इसमें ब्रेक पॉइंट्स लग सकते हैं। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने के लिए ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं आपके। अब ये मतलब मुख्तलिफ आइट्रेशन चल रही हैं लूप में, तो अब वेरिएबल की वैल्यू इस आइट्रेशन में क्या होगी, जैसे हमने ऊपर अभी किया था इसी तरह से सेम इसमें ऐसे ही होता है। या इसको वेरिएबल इंस्पेक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है क्या इसमें ऑप्शन क्या क्या है, अलाउ ट्रेसिंग कोड स्टेप बाई स्टेप एंड लो वेरिएबल वैल्यूज़। अभी मैंने बताया कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को ट्रेस आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये ऑप्शन पहली दुरुस्त नज़र आ रही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्किप द डिबगिंग प्रोसेस एंड स्पीड अप एग्जीक्यूशन, गलत है। डिलेज एरर मैसेजेस टू अवॉइड यूज़र, ये भी गलत है। फिक्सेस ऑल कोड एरर विदाउट यूज़र इनपुट, ये भी गलत है। तो पहली ऑप्शन जो है कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है डिबगिंग का टूल IDE का, ठीक है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है द फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ मल्टी लाइन कमांड इन पाइथन इज़। मल्टी लाइन कमांड जो है वो सिंगल कोड जो है वो सॉरी ट्रिपल कोड जो है वो इस्तेमाल होता है, ये वाला, ये याद रखें। ये मेरे ख्याल में ये वैसे ही जो है HTML वगैरह में इस्तेमाल होता है ये वाला, और ये C++ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मल्टी लाइन के लिए। और मज़ीद ये है कि ये इस्तेमाल नहीं होता इसमें। इसमें अगर सिंगल के लिए इस्तेमाल करना है तो है सिंबल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसने पूछा है मल्टी लाइन का। तो मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोड जो है, ट्रिपल कोड से स्टार्ट करेंगे, शुरू में लगाएंगे और ट्रिपल कोड ही हम आखिर में लगाएंगे, राइट। अच्छा जी, उसके बाद 20वां क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगली वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है द कमांड टू चेंज द टर्टल्स पेन कलर टू रेड इज़।
टर्टल का पेन कलर चेंज करने के लिए जो कि रेड करना है हमने, उसकी क्या कमांड होगी बेसिकली। टर्टल फिल, ये फिल कमांड है, ये भी ठीक नहीं है। टर्टल डॉट पेन, ये भी ठीक नहीं है। टर्टल डॉट लाइन रेड, ये भी गलत है। टर्टल डॉट कलर, ये रेड, ये वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें उसका जो डी पार्ट है वो दुरुस्त है। थैंक यू वेरी मच।